पैरामीटर्स ऑफ लाइन, ठीक है, चाहे कांस्टेंट ऑफ लाइन, चाहे कंटेंट्स ऑफ लाइन और या फिर पैरामीटर्स ऑफ लाइन। पैरामीटर्स ऑफ लाइन के बारे में स्टार्ट करेंगे कि लाइन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, देखिए आप ऐसा कीजिए कि जो चैनल चल रहा है आप लोग इसको दूसरों को भी बता दीजिए, तो ताकि इनको भी, कुछ लोग जो हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको भी कुछ फायदा मिल जाए इन सब चीज़ों का, तो उनको भी आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक, देखिए पैरामीटर्स ऑफ लाइन क्या होता है जरा इसके बारे में जानते हैं। देखिए लाइन के पैरामीटर का मतलब ये होता है कि लाइन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में कौन कौन से पैरामीटर्स पाए जाते हैं। बहुत आसान है, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लाइन, जैसे कि यह चालक है, इस चालक के माध्यम से विद्युत को हम एक जगह से दूसरे जगह भेजे हुए हैं। तो मान लीजिए कि यह चालक है, एक ऊपर की तरफ दिखा दिए हैं और एक नीचे की तरफ दिखा दिया गया है। यह हमारा चालक है और यहां से हम सप्लाई को आगे की तरफ भेज रहे हैं, एसी हो चाहे डीसी हो जैसा भी लीजिए, और यहां मान लीजिए कि हमने लोड लगा रखा है। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो ये लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं किसी एक वायर की। अगर एक वायर की बात किया जाए तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस वायर का कुछ न कुछ एरिया होगा, इसका कुछ न कुछ एरिया होगा। भाई बिना एरिया के चालक तो होगा ही नहीं, आप उसको कुछ न कुछ एरिया वाला चालक लेंगे, और अगर एरिया है और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कुछ लंबाई भी होगा। दैट मीन्स L इसकी लंबाई हो जाएगी। फिर आप जानते हैं वायर का चालक है, इसमें कुछ रेजिस्टिविटी भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के कारण एक आपका फॉर्मूला बनता है R इक्वल टू रो इनटू L बाई A। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो वायर हैं उस वायर के कारण आपके लाइन में प्रतिरोध पाया जाएगा। तो आपके जो लाइन के पैरामीटर्स होते हैं उसमें पहला जो पैरामीटर्स होगा वो होगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, या फिर बोलेंगे इसको हम रेजिस्टेंस। ओके, ये हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए जरा और आगे की बात किया जाए, ठीक है। चलिए आप जानते होंगे एक होता है L इक्वल टू एम फाई बाई आई। ओके, L इक्वल टू एम फाई बाई आई, लेकिन याद रखिएगा L वही होगा जहां जो फाई का मान है वो वेरिएबल है, और क्या हो वेरिएबल होता है, वहीं आपका L विल बी इंक्लूडेड और नॉट। ओके, देखिए तो आप जानते हैं कि जो वायर हम भेजे हुए हैं, ये जो वायर भेजे हुए हैं ये वायर कड़ीदार चालक है, ऐसा है, और ये जो वायर होते हैं ऐसे होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे जो वायर आप ओपन करके देखेंगे तो एक नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ऐसे बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है और धारा फ्लो हो रही है तो फ्लक्स प्रवाहित होगा, इसमें फ्लक्स फ्लो होगा। अब फ्लक्स जो इसमें जनरेट होता है वो परिवर्तित फ्लक्स होगा धारा के कारण। तो क्या होता है इसमें N भी प्रेजेंट है, साथ साथ में फाई भी प्रेजेंट है, और साथ साथ में I भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि N फाई और I होने के कारण इसमें एक और इसमें पैरामीटर्स होता है, वो होता है कौन सा पैरामीटर? N पैरामीटर, L पैरामीटर। आइए उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा जो हो जाएगा हमारा L पैरामीटर, रेजिस्टेंस को हम R पैरामीटर बोलते हैं, रेजिस्टिव पैरामीटर। इसको बोलते हैं हम प्रेरक, अच्छा है प्रेरकत्व तो बोल दीजिए, प्रेरकत्व पैरामीटर, या बोलेंगे हम इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या फिर L पैरामीटर। ओके, चलिए आप देख रहे हैं कि जो हम दो लाइन लेके जा रहे हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ पोटेंशियल काम करेगा V, और इसमें मान लीजिए कि धारा जा रही है तो पॉजिटिव, एक में से आ रही है तो निगेटिव। और आप देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज है और चार्ज है तो यहां पर आप लोग पढ़े होंगे C इक्वल टू Q बाई V, मतलब जहां वोल्टेज और चार्ज है वहां पे एक कैपेसिटेंस भी पाया जाएगा। या फिर कह सकते हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई D, इसके बीच में D डिस्टेंस है, एरिया A है, मीडियम है, तो जहां भी एक कैपेसिटेंस पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनों के बीच में एक कैपेसिटेंस भी पाया जाएगा। मतलब क्या हुआ
तो हमारा एक हो गया R, एक हो गया L, और जो हमारा तीसरा पैरामीटर इसमें होता है वह होता है संधारित्र। कौन सा? संधारित्र या धारतीय बोलते हैं उसको, ठीक। या फिर हम बोलेंगे कौन सा पैरामीटर? C पैरामीटर। मतलब याद रखेंगे कि एक आपके जो लाइन जाता है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जिस भी लाइन जाती है उसमें आपके तीन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर R पैरामीटर, सेकंड इज L पैरामीटर, थर्ड इज C पैरामीटर। वो किसके वजह से होते हैं तो आपको यहां बताया गया है, लंबाई, एरिया और रो के कारण इसमें रेजिस्टेंस पाया जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं, परिवर्तित फ्लक्स होते हैं, इसमें इंडक्टेंस पाया जाएगा। दो चालक है, इसके बीच में वोल्टेज है और इसमें चार्ज भी है, मतलब धारा जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहां पर आपका एक आवेश, एक वोल्टेज का, एक आपका कैपेसिटेंस भी पाया जाएगा। तो तीन इसके पैरामीटर्स होते हैं। चलते हैं तीनों पैरामीटर्स को अलग अलग हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर में आपको तीनों पैरामीटर्स अलग अलग पढ़ना है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिव पैरामीटर, मतलब R पैरामीटर। हेडिंग लिख लीजिए R पैरामीटर, बहुत आसान है। R पैरामीटर, देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे R पैरामीटर। देखिए एग्जाम में पूछेगा आपसे पैरामीटर्स के नाम, तो आपको ऐसे लिखना है कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो तीन पैरामीटर्स होते हैं, R पैरामीटर, L पैरामीटर और C पैरामीटर। और एक एक बारे में थोड़ा, अगर देखिए 5 नंबर में एक साथ क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा थोड़ा व्याख्या करेंगे। अगर अकेले पूछता है तो ज्यादा इसका एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसमें लिखेंगे आप। अगर R पैरामीटर पूछता है तो कितना आप इसको लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए R पैरामीटर्स क्या होते हैं, जरा इसके बारे में हम चलते हैं। देखिए अभी मैंने बात किया था कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, यहां से यहां तक जो हम भेजे हुए हैं, जो लाइन हम भेज रहे हैं, इस वायर में कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो हमने मान लिया यहां पर, माना कि A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। फिर मैंने मान लिया कि वायर जो हम भेजे हुए हैं इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो हमने मान लिया, देखिए वही जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं वही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है यहाँ पर। इसके लिए L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक। और रो मान लेते हैं रेजिस्टिविटी है, रो इज द रेजिस्टिविटी को हम नोट करते हैं किससे? रो से, ठीक। हाँ, कभी पूछता है रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। देखिए जेईई के एग्जाम में जाएंगे तो रेजिस्टिविटी से मात्रक पूछता है जरूर कि मात्रक कितना होगा। कुछ और भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप देख लीजिए रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट तो इससे यूनिट पूछेगा, और यूनिट आप कैसे निकालेंगे तो R = रो * L/S से निकाल लीजिएगा, यहां से यूनिट निकल जाएगा इसका। ओम मीटर आता है। एक और पूछता है कि जो आपके रो होते हैं, रो के बारे में देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर दो वायर है ऐसे, देखिए इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, लंबाई बराबर है। अगर ये भी एल्युमिनियम का है और ये भी एल्युमिनियम का है, तो दोनों में रो किसका ज्यादा होगा, इसे क्वेश्चन करके पूछ देता है। तो याद रखिए मटेरियल सेम है तो रो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो रो भी आपका सेम टू सेम बराबर रहेगा। एल्युमिनियम है तो रो, एल्युमिनियम चाहे 1 किलोमीटर लीजिए चाहे 2 किलोमीटर लीजिए, जितना भी आप लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। मटेरियल सेम है तो रो क्या रहेगा? उसका सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी-कभी जेईई के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो रो होता है, रो होता है वो मैग्नेटिक सर्किट के किसके समानुपाती होता है, किसके बराबर देखा जाता है। तो आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक सर्किट में phi इक्वल होता है Ni/S, और S को हम रिलक्टेंस बोलते हैं, और S इक्वल होता है L/μ0 μr * A। इसको ऐसे लिख देते हैं 1/μ0 μr * L/A। यह जो आपको दिख रहा होगा देखिए R = रो * L/S, रो के जैसा पाया जाता है, ठीक है। जैसे वहां वैसे यहाँ, ठीक। जिससे लंबाई बढ़ने से रिलक्टेंस बढ़ता है, उससे लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखते हैं तो S = 1/μ0 μr को लिख सकते हैं, इसको म्यू कहा जाता है। L क्या हो जाएगा? A। ये क्या है भाई? परमिटिविटी है, ठीक है, या प्रवेशता भी बोलते हैं। यह प्रवेशता है तो 1 प्रवेशता जो होती है आपको रो के समानुपाती होती है। क्वेश्चन करके पूछा जाता है जेईई में, तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, पीडब्ल्यूडी का क्वेश्चन है ये। ओके, आगे चलते हैं।
इसको मैं मिटा रहा हूँ, या आप पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया। चलो अब बात करते हैं कि अगर वायर का एरिया ए हो, लंबाई एल हो, रेजिस्टिविटी रो हो, तो उस समय जो इसका प्रतिरोध होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एल के होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए इस बारे में फर्स्ट ईयर में आपको विधिवत रूप से बताया गया है कि होते कैसे हैं, क्यों बढ़ते घटते हैं। यहाँ पर आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं तो ये सब चीजें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जानते होंगे, तो इसलिए आपको डायरेक्ट आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको पूरा जानना है तो फर्स्ट ईयर वाली जो वीडियो वाली किताब है उसमें पढ़िए, या फिर मेरा लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि बढ़ता घटता कैसे है। चलिए तो यहां से हम अगर समीकरण नंबर 1 ऐसे देखिए, ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, ऐसे ही आपको देखिए एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है। बिना कंटेंट का आप नहीं लिख पाएंगे, तो कंटेंट खुद से देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग इसको नोट्स बनाएं कीजिए और कंटेंट जनरेट कीजिए। ये लिखना कैसे है, वैसे मैं बहुत कुछ बताता रहता हूं लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान दिया कीजिए। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से देखा जाएगा तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाई a, या फिर r इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इनटू l बाई a। यह हमारा प्रतिरोध होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक प्रतिरोध पैरामीटर पाया जाता है जिसका फार्मूला यह होता है। तो इतना आप लिख लेंगे, फिर आप चाहें तो इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मात्रक लिख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्या होता है भाई, ओम होता है। ओके, फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में पूछेगा आपसे कि इसकी निर्भरता बताइए, डिपेंडेंसी बताइए, निर्भरता। ठीक है, निर्भरता मतलब हुआ कि प्रतिरोध जो है वो किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। ओके, सिर्फ इसी में बताना है आपको, पैरामीटर से बताना किस पर डिपेंड करेगा, ये देखते हैं। तो निर्भरता में लिखेंगे कि यह निम्न राशियों पर डिपेंड करता है, और फिर उसमें पहला लिखेंगे किस पर, लेंथ पर या लंबाई पर। पहला लेंथ पर, सेकंड लिखेंगे किस पर, एरिया पर। ठीक है, थर्ड लिखेंगे किस पे, रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर। ठीक है, फिर लिखेंगे आप टेम्परेचर पर। देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके टर्म्स हो जाएंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे एक एक करके। मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है। तो लिखेंगे क्या इसमें, तो देखिए पहला हेडिंग डालेंगे कौन सा, लेंथ पर। तो लिखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ने से जो आर पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है, तो आप जान, उसके नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ता है, ये आपको फर्स्ट ईयर की किताब से मिलेगा या फिर मैंने जो पढ़ाया है उससे मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर की चीजों में। ओके, तो देखिए लिखेंगे कैसे, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है तो उसके जो रेजिस्टेंस है चाहे आर पैरामीटर है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर फार्मूला लिख दीजिएगा, इतना इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए डिप्लोमा वालों के लिए बेसिक क्लासेस हैं, इसको डिप्लोमा वालों के लिए खास कर से मैंने बनाया हुआ है। तो मैं तैयारी के मकसद से नहीं, मैं डिप्लोमा वालों को पढ़ाने के मकसद से बना रहा हूँ, तो ध्यान उनको भी फायदा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिप्लोमा वालों के लिए खास कर से बना रहा हूँ वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया पर। तो फिर लिखेंगे इसमें कि देखिए अभी यहाँ फार्मूला को लिख लीजिएगा, अब फिर लिख लीजिएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ साथ देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर के अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का मान घट जाता है। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। डिपेंडेंसी साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लिखना भी पड़ेगा आपको नंबर लेने के लिए। ठीक, अगला चलेंगे किस पर, रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी देख लीजिए समानुपाती होती है, तो आप लिखेंगे क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब फिर लिखेंगे जब हम ऐसे पदार्थ को यूज करें जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे कि आपके तांबा एल्युमिनियम में देखिए एल्युमिनियम की ज्यादा होती है, तो ऐसे पदार्थ का अगर हम यूज करें जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो R पैरामीटर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप टेम्परेचर देखेंगे, तो बताइए टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बताइए क्या होगा इसमें, तो ध्यान दीजिए। बताइए इसमें दोनों में सही कौन है, सही तो दोनों है, लेकिन बात कर रहे ये होता है किसके लिए, चालक के लिए।
ओके, और एक किसके लिए होता है, कुछ चालक के लिए, मतलब एक कंडक्टर और इंसुलेटर। तो यहाँ पर जो वायर यूज होगा वो चालक ही तो प्रयोग होगा, ठीक, हम सिर्फ वायर की बात कर रहे हैं। तो जो चालक होगा, तो चालक का भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, ये भी सब BEE का बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। तो आप याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कि अगर चालक का जो प्रतिरोध है, सॉरी, चालक का जो टेम्परेचर है किसी कारणवश से बढ़ जाता है, तो वायर के या चालक के जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R पैरामीटर, उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना आपको R पैरामीटर में इतना लिखना है। इसके आगे भी कुछ चीजों को लिखना है। देखिए, डिप्लोमा वालों को लिखने के तरीके हम बता रहे हैं। R पैरामीटर को आपको लिखना कैसे, पहले तो आप लिखेंगे R पैरामीटर, फिर उसके बाद कुछ ये आपको डेरिवेशन करेंगे इसका R का, फिर डिपेंडेंसी दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे R पैरामीटर का इंपॉर्टेंस, मतलब R का महत्व क्या है, या इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन लाइन, लाइन में R का क्या क्या महत्व है। तो कुछ चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या, आइए देखते हैं। देखिए, पहला आप लिखेंगे R के पैरामीटर्स में R के महत्व को लिखेंगे। देखिए, R के मान अगर बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला हम लिखेंगे पावर फैक्टर पर, किस पर भाई, पावर फैक्टर पर। तो आप जानते हैं cos फाई का जो मान होता है वो R/, कितना होता है, Z होता है। ठीक है, अब देखें, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टिविटी गुण ज्यादा कर दीजिए, रेजिस्टिविटी ज्यादा कर दीजिए, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जितना रेजिस्टिव होगा उतना आपके वोल्टेज और करंट के बीच के जो कोण होंगे वो घटते जाएंगे। जब cos फाई, ये फाई होता है, अगर फाई घटेगा तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ऐसे देखेंगे आप, तो याद रखिएगा R का महत्व, पहला महत्व क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप कि, हाँ लिखवाएंगे नहीं, आप इसको खुद से लिखिएगा। लिखेंगे कैसे, कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में अधिक प्रतिरोध वाले चालक, अधिक प्रतिरोध कम प्रतिघात वाले चालक प्रयोग करते हैं, तो उसमें पावर फैक्टर क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। ओके, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा बताइए, दूसरा हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। तो R के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो I × R होता है। I × Z तो संपूर्ण लाइन की वजह से, हम बात कर रहे हैं सिर्फ R पैरामीटर के कारण। तो R पैरामीटर के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I × R। तो बताइए, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप, कि अगर इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो I × R वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। इसी को लिखना है अपने लैंग्वेज में। अगला क्या हो जाएगा भाई, अब बताइए, अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो रेगुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेगुलेशन पर। ठीक है, तो देखिए वही चीज जो आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं अभी पिछले लेक्चर में। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, हम रेजिस्टेंस पैरामीटर को भी देखेंगे उससे क्या क्या प्रॉब्लम इसमें होती है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो I × R भी बढ़ जाएगा। I × Z की बात छोड़ दीजिए, हम सिर्फ I × R की बात कर रहे हैं, बढ़ेगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन वोल्टता नियमन, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जा रहा तो ये बेटर नहीं है, हम जानते हैं रेगुलेशन जितना कम से कम हो उतना बेटर होता है। ओके, चौथा बताइए, और क्या लिखेंगे इसमें इंपॉर्टेंस में, ये अपनी भाषा में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ये तो हम वैसे बता रहे हैं, लेकिन अब भाई हम लिखवाएंगे नहीं यहाँ पर ना, पूरा एक एक लाइन यहाँ से टाइम लगेगा। आप लोग खुद से लिखिएगा कि रेगुलेशन, जब किसी वायर का चाहे लाइन का R पैरामीटर का मान बढ़ता है तो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं, जिससे रेगुलेशन जो होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रेगुलेशन घट जाता है, सॉरी रेगुलेशन बढ़ जाता है, जो बेटर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस का फार्मूला होता है I² R। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो I² R लॉस भी ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होने से पावर लॉस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये आपका R का इंपॉर्टेंस, इसको हम नोट कर चुके हैं, मैं मिटा रहा हूं, कुछ और टर्म्स को लिखा जाए। ओके, R के महत्व को, कुछ और टर्म्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए, तो 4 हो गया, एक और लिखेंगे क्या, देखिए अगर मान लीजिए पावर लॉस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस के कारण एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो लिख लीजिएगा, ये देखिए फार्मूले सब आपको पढ़ा चुके हैं। क्या फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 - लॉस डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है,
तो देखिए अगर लॉस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, यहाँ माइनस है ना इसलिए। तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ने से आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ गया, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। ठीक, इतना लिख के आएंगे इस बारे में। और क्या लिखेंगे देख लीजिए, बताइए रेजिस्टेंस के कारण कोई एनर्जी स्टोर होती है कि नहीं, बताइए। तो एनर्जी नहीं स्टोर होती है, ये भी याद रखेंगे। मतलब लिखेंगे प्रतिरोध पैरामीटर के कारण ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको लिख लेंगे। देखिए एक और चीज आपको इसमें चाहे तो लिख सकते हैं इसका जो सेफ्टी फैक्टर होगा वो क्या होगा, सेफ्टी फैक्टर। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें R यूज कर रहे हैं तो R से जो हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, सेफ्टी फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो भाई फॉल्ट कम होंगे, फॉल्ट जो होते हैं उसकी वजह से धारा कम फ्लो होती है। अच्छा एक और पूछता है कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होंगे तो बताइए शॉर्ट सर्किट करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोध ज्यादा होने पर जो शॉर्ट सर्किट हमारी करंट होती है उसकी वैल्यू घट जाती है। कैसे घट जाती है ये देख लीजिए, जैसे शॉर्ट सर्किट करंट का मान घटता कैसे, मतलब कम क्यों जनरेट होता है। इसमें देखिए प्रतिरोध ज्यादा होने पर जो शॉर्ट सर्किट करंट है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी जरा वो देखिए, देख लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई जनरेटर है, और वायर ऐसे जा रहे थे। अभी इसका प्रतिरोध बहुत कम है। अब प्रतिरोध कम है और मान लीजिए 2 वायर है, 3 वायर जो भी है, अगर 2 वायर आपस में शॉर्ट होते हैं तो इसका प्रतिरोध कम होने के कारण शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। ओके भाई, शॉर्ट सर्किट का भी रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वायर का, लाइन का। अगर लाइन का रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो शॉर्ट सर्किट करंट भी ज्यादा फ्लो होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। लेकिन अगर हम ऐसा इसको बनाए हैं कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो, तो वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में भी शॉर्ट करंट जो होती है ISC मानते हैं इसको, इसका मान उतना ज्यादा नहीं उत्पन्न होगा जितना पहले उत्पन्न हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये था। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट करंट भी क्या उत्पन्न होंगे, कम होंगे। लेकिन याद रखिएगा वैसे हम ज्यादा रेजिस्टेंस वाला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है पावर लॉस ज्यादा होगा। तो इस धारा को कम करने के लिए हम रिएक्टर्स लगाते हैं, प्रतिघातक लगाते हैं। ओके, ये सब कुछ फार्मूले हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक, तो अगर पूछेगा R पैरामीटर के बारे में आपको लिखना है तो जितना लिखवाए हैं उतना लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस जरूर लिख लीजिएगा, अपने भाषा में इंपॉर्टेंस को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल आपको हम अगला इसी लेक्चर में, मतलब इसी चैप्टर में अगला लेक्चर पढ़ाएंगे आपको हम। उस लेक्चर का नाम रहेगा स्किन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उस क्लास को आप मिस मत करिएगा, स्किन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज के लिए बस इतना, कल अगला लेक्चर लेते हैं। थैंक यू।